दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम एसएससी सीजीएल का जो 12 सितंबर 2024 को सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके और जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, रेलवे, एनटीपीसी, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे जीके और जीएस पूछी जाती है, उन सब के लिए ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जीके और जीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है भाई, क्वेश्चंस का सिर्फ लेवल चेंज होता है। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, मींस बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए PYQ सीरीज़ का हमारा ये 9th लेक्चर है। इससे पहले 8 लेक्चर आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो लेक्चर्स रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और देखिए इस वीडियो का जो है फॉर्मेट वो PYQ फॉर्म में रहेगा, क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा, MCQ फॉर्मेट में रहेगा। और इस वीडियो को आप देखिए PYQ रिवीजन या फिर मॉक टेस्ट की तरह भी देख सकते हैं। और अपना जो स्कोर है, अगर आप मॉक टेस्ट की तरह कर रहे हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रह के ही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा अगर आप नॉलेज के पीछे भागेंगे तो एग्ज़ाम पीछे रह जाएगा, इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट और एग्ज़ाम में जो आना है या जो जिस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देख, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है मैंने, ठीक है। तो देखिए अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में आते हैं वो इनमें से कौन सा है। तो हम अब आप एक बार सोचिए, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए। आपने अगर थोड़ी बहुत जीके पढ़ी है तो आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसका आंसर है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये इसका आंसर है। देखिए अब हम देख लेते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं। देखिए जहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक होता है, उसे ओन्ड करती है या फिर कंट्रोल्ड करती है। स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। पूरी तरह से भी कर सकती है और पार्सली रूप में भी कर सकती है। जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर रहता है कंपनी में वो गवर्नमेंट का रहता है। तो जहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट का रहेगा तो वो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में आ जाएगी। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। बाकी सारी प्राइवेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज प्रो कबड्डी लीग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। देखिए प्रो कबड्डी लीग की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो देखिए आपने प्रो कबड्डी लीग देखते होंगे, आप टीवी पे आता रहता है। तो आप बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको सही लग रहा है, कौन सा MCQ है जो आपको सही लग रहा है, बताइए, चूज़ करिए। देखिए जो इसका आंसर है 2014। तो 2014 में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुई, वो स्टार्ट हुआ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। द वेदांगास आर हिंदू auxiliary disciplines that originated in ancient times and are linked to the study of Vedas. These are in numbers. देखिए ये कह रहा है कि वेदांग जो हिंदू सहायक अनुशासन है जो प्राचीन काल में उत्पन्न हुए और वेदों के अध्ययन से जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है। वेदांगाज कितने हैं जो वेदों से लिंक्ड हैं, तो जो जिनका डेवलपमेंट एंशियंट इंडिया में हुआ था, ठीक है, एंशियंट टाइम में हुआ था। तो कितने हैं वेदांगाज अपने। तो इसका आंसर है 4। 6 वेदास हैं अपने, फोर्थ आंसर है इसका, राइट ऑप्शन है फोर्थ, और 6 वेदांगास हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा वेदांगास के बारे में। देखिए जो वेदांग्स होते हैं ये क्या है, लिम्स हैं वेदास की जो डेवलप हुए थे पुराने हमारे एंशियंट टाइम में। अब ये कौन कौन से हैं वेदांग, तो इनका आपको नाम ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेगा, एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है PYQ में। तो शिक्षा है पहला, फोनेटिक्स जो एक्सेंट होता है किसी भी लैंग्वेज का वो है। दूसरा है कल्पा, रिचुअल कैनन्स, रिचुअल फॉलो करते, जब हम रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस होती हैं तो उस टाइम फॉलो करते हैं। व्याकरण क्या है, ग्रामर है। निरुक्ता, एक्सप्लेनेशन, किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन, उसे अच्छे से इलेबोरेट करना, निरुक्ता। छंद क्या है, वैदिक मीटर है। और ज्योतिषा क्या है, एस्ट्रोलॉजी। तो ये 6 वेदांगास हैं जो आपको याद रखने हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर
प्लान, जो पहला 5 ईयर प्लान आया था, पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, तो उसका जो ग्रोथ रेट था, एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना था? एक तो था कि जो ग्रोथ रेट सेट किया गया है, और एक था एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना पाया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। तो इसका जो आंसर है 3.36%। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं कुछ 5 ईयर प्लान्स के बारे में। देखिए, जो पहला 5 ईयर प्लान आया था वो 1951 से 1956 के बीच था। किस पे बेस्ड था वो? एक मॉडल था होरोडोमोर मॉडल, उस पे बेस्ड था ये पहला वाला। और इसने फोकस किया था, जो पहला वाला 5 ईयर प्लान था, इसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर पर, इन्वेस्टमेंट डैम्स बनाना, और इरिगेशन सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी इसकी। इसका जो फोकस एरिया था वो एग्रीकल्चर, इन्वेस्ट डैम्स में, और इरिगेशन जो प्रोजेक्ट थे उनमें। अब जो पहला 5 ईयर प्लान आया था, इसके अंडर देखिए 5 IITs बनी थी, और भाखड़ा नागल जो डैम है इसी के अंदर बना था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। अब देखिए, जो हमने टारगेट ग्रोथ सेट की थी वो थी 2.1%, लेकिन हमने अचीव कितनी की थी? 3.6%। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में। तो 5 ईयर जो प्लान है वो किसने इम्प्लीमेंट, किसके अंडर हुए, कौन इम्प्लीमेंट कर रहा था, उनकी एजेंसी कौन थी? तो वो थी प्लानिंग कमीशन। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन कब बना था? 1950 में। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग ने। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 में। और ये अपनाता है, जो इसकी अप्रोच है नीति आयोग की, बॉटम टू टॉप है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2015 में इसको अबोलिश कर दिया गया प्लानिंग कमीशन, 2014 में इसको ख़त्म कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को, और इसकी जगह नीति आयोग ने ले लिया। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट आर द 5F ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन? देखिए, अप्रत्यक्ष संरक्षण के 5F क्या हैं? तो इसमें आपको बताना है कि जो इनडायरेक्ट डिजीज़ ट्रांसमिशन होता है वो 5F हैं, जिनका ध्यान रखना है, जिनकी वजह से वो डिजीज़ फैलती है। तो उन F के नाम पूछ रहा है ये। देखिए, ये है आपका आंसर ऑप्शन है आपका फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। फ्लाइज, फिंगर्स, वॉमिट्स, फूड एंड फ्लूड। ये 5 चीज़ें हैं, 5F हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है, जिससे इनडायरेक्ट डिजीज़ ट्रांसमिशन होता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट डिजीज़ ट्रांसमिशन है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ऑल्सो कॉल्ड व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ये कब होता है? व्हेन पैथोजन, जो वायरस बैक्टीरिया हैं, ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो ये कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी वजह से ये फैलता है। अगर ये कंटेमिनेटेड है तो इनकी वजह से इनडायरेक्ट जो ट्रांसमिशन है डिजीज़ का, वो फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैच द कॉलम ए विद दोज अंडर कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, मिलान करना है। तो देखिए, कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। आप सोचिए एक बार, अगर आपने थोड़ी सी भी बायोलॉजी पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है, देखिए, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो इसका आंसर है। तो पहला वाला है एनिलीडा। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो अर्थवॉर्म है, इसकी कैटेगरी में आते हैं ये, एनिलीडा की कैटेगरी में आते हैं अर्थवॉर्म। ठीक है, तो जो सेकंड है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में कौन आते हैं? आंट, जो चींटियाँ होती हैं, एंट जो होती हैं। ठीक है, थर्ड वाला जो है एचिनोडर्मेटा, तो ये किस कैटेगरी में आता है? जो टेप वॉर्म है वो थर्ड वाली कैटेगरी में आता है, एचिनोडर्मेटा की में। अब देख लेते हैं प्लेटी हेलमिंथस। जो प्लेटी हेलमिंथस है, ये जो सी स्टार हैं, ये प्लेटी हेलमिंथस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भाई बहुत बार PYQ में पूछा जा चुका है, किसी ना किसी PYQ में पूछा जा चुका है, और ये ऐसे ही पूछते हैं कॉलम से, कॉलम ए और कॉलम बी में। ठीक है, तो आपको इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन एग्जाम्पल्स को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट रिसेंटली सीक्स टू इम्प्लीमेंट सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। One of them is the eligibility date. Till now, only one date, 1st January, was considered for the deciding eligibility with respect to age. What reform does the bill seeks in this regard? तो हाल ही में संसद में एक पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक में कुछ चुनाव सुधारों को लागू करने की बात कही गई है,
उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए केवल एक तारीख है, 1 जनवरी पर विचार किया गया था। इस संबंध में विधेयक में किस सुधार की मांग की गई है? तो हमें कौन सा सुधार चाहते हैं विधेयक में? तो वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। देखिए इसमें क्या है, इंट्रोड्यूसिंग 4 डेट्स की मांग की गई है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। पहले सिर्फ एक ही डेट का वो किया गया था, 1 जनवरी का। आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए केवल एक ही तारीख 1 जनवरी पर विचार किया गया था। देखिए ये रही, ओनली वन डेट 1 जनवरी वॉज कंसिडर्ड फॉर डिक्लाइनिंग एलिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एज के संबंध में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8, इन जुलाई 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड द आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंडेड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डॉटर्स मैरिज हु बिलोंग्स टू अ फैमिली अर्निंग अ लोअर इनकम। जुलाई 2020 में किस राज्य ने बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए आशीर्वाद योजना स्टार्ट की थी, जो कम आय अर्जित करने वाले परिवार हैं उनके लिए? तो ये किस स्टेट ने स्टार्ट की थी योजना, आशीर्वाद स्कीम, बेटियों की शादी में कुछ हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियली हेल्प के लिए? तो ये थी पंजाब सरकार ने स्टार्ट करी थी 2020 में। अब देख लेते हैं एक और योजना, ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना। तो ये यूपी सरकार की है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आप अपना स्कोर ज़रूर, अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, खुद से ट्राई कर रहे हैं, तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, ठीक है। इससे आप, अगर जितना आपका पार्टिसिपेशन रहेगा उतना आपको चीज़ें याद होंगी और रिवीजन भी अच्छा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अब अपना। इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ। देखिए जो राज्य विधानसभा में धन विधेयक को मंजूरी मिलती है वो किसकी पूर्व अनुमति जरूरी होती है, तब पेश किया जाता है वो। तो इसमें गवर्नर की अनुमति ज़रूरी होती है जब मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उससे पहले जो गवर्नर हैं उनकी असेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए मनी बिल जो है अंडर आर्टिकल 110 में आता है, 110 के अंडर आता है। जब हम लोकसभा में पास करते हैं मनी बिल तो 110 के अंदर आता है, और मनी बिल को राज्यसभा में राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हाँ देखिए, अब मनी बिल जैसे लोकसभा में पास हो गया या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया, उसके बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है, और राज्यसभा को वो 14 दिन के अंदर पास करना होता है। अगर उन्होंने नहीं किया, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और जो सेंटर में है राज्यसभा है, जो अपर हाउस है, तो अगर उन्होंने पास नहीं किया राज्यसभा ने और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, तो विद इन 14 डेज वो अपने आप पास माना जाएगा मनी बिल, ठीक है। और उसमें अगर लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें उससे पहले प्रायर रिकमेंडेशन किसकी चाहिए होती है, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। तो ये जो कुछ कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। डेफिनेशन दे रखी है मनी बिल की आर्टिकल 119 में स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, और आर्टिकल 198 जो है स्पेशल प्रोसीजर है रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है मनी बिल। बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिससे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, स्टेट असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा, विधानसभा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज़ द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर क्या है। तो ये जो अंतर था ये 16.68% था। फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो अब देख लेते हैं थोड़ा ओवरऑल जो लिटरेसी है इंडिया में 2011 के सेंसस के अनुसार, तो वो 74.04% है ओवरऑल लिटरेसी। और जो फीमेल लिटरेसी थी जो 2011 सेंसस के अनुसार वो 65.46%, 65.46% है। और मेल लिटरेसी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो मेल की लिटरेसी है वो है 82.14%।
तो ये डेटा आपको याद रखना है, किसी न किसी फॉर्म में एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वॉज द डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च्ड? किस साल डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया गया था? तो इसका जो आंसर है 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया था। इसका एम क्या था? जो इसका एम था डिजिटल इंडिया मिशन का, वो था प्रमोट डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना, प्रमोट करना उसे, एंड ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बिटवीन, जो अर्बन और रूरल एरियाज़ के बीच जो डिजिटल डिवाइड है, अर्बन एरिया के लोगों के बीच और रूरल एरिया के लोगों के बीच, उसे ख़त्म करना। तो ये इसका मेन एम था डिजिटल इंडिया मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेयर्स इज़ रिलेटेड टू टेबल टेनिस? तो इनमें से जो खिलाड़ी दिए हुए हैं, इनमें से कौन टेबल टेनिस से संबंधित है? तो आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर है मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा जो हैं वो टेबल टेनिस से रिलेटेड है। अब हम दूसरे खिलाड़ियों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जो पंकज हैं, पंकज अडवाणी जी, वो बिलियार्ड से हैं, एसोसिएटेड हैं, और ये फॉर्मर प्रोफेशनल स्नूकर रह चुके हैं। के श्रीकांत जी, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं। और मनीषा जो है, मनीषा नरवाल, ये पैरा पिस्टल शूटर हैं। मनीषा नरवाल पैरा पिस्टल शूटर हैं। और के श्रीकांत जी, ये बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं, पंकज अडवाणी बिलियार्ड से, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में जो होता है प्रश्न, अगले नेक्स्ट वाले सेट में या नेक्स्ट एग्जाम में वो पूछ लेता है उससे एसोसिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज एमिट्स रेड लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस लाल प्रकाश उत्सर्जन करती है जब बिजली उसके माध्यम से पारित की जाती है? तो ये आपको बताना है आंसर, और इसको तो आप डेली लाइफ में देखते भी होंगे अपने डेली लाइफ में। तो इसका आंसर है नियॉन गैस। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो ये रेड लाइट एमिट करती है। अब देख लेते हैं थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका सिंबल H है। पूछा हुआ है कई बार, सिंबल्स पूछ रहा है एसएससी। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 18 और इसका जो सिंबल है AR है। और हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है और इसका सिंबल है HE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रबरदाईज फेमस लिटरेरी वर्क मेंशन्ड पृथ्वीराज चौहान्स लव स्टोरी एंड हेरोइक डीड्स। चंद्रबरदाई की एक प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है। तो चंद्रबरदाई की जो एक कृति है उसके बारे में पूछा है इन्होंने, लिटरेरी वर्क है जो, तो वो कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, हराकेली नाटक संस्कृत ड्रामा है जो किसने लिखी थी? चचमाना ने। चौहान डायनेस्टी के किंग थे चचमाना, चौहान डायनेस्टी के किंग थे विग्रह राजा, तो उन्होंने लिखी थी। और राजमर्तांडा भोज राजा ने लिखी थी, ये वाली, और ये विग्रह राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स इज नोन एज देशबंधु? तो निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हैं चित्तरंजन दास, तो इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धदेवा दास गुप्ता इज़ फेमस फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो बुद्धदेव दास गुप्ता जी थे जो किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे वो? तो ये सरोद के लिए प्रसिद्ध थे। अब हम दूसरे इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जो ये बुद्धदेव दास गुप्ता जी थे, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन हैं और फॉर्मली लिव्ड इन कोलकाता में रहते थे। अब देख लेते हैं बिस्मिल्लाह खान शहनाई से रिलेटेड है, PYQ में आ चुका है। पंडित रविशंकर सितार से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। और अमजद अली खान सरोद से रिलेटेड है। तो और नेक्स्ट है असद
अली खान, तो ये वीणा से रिलेटेड है। ये PYQ में किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और जो बुद्धदेव दास गुप्ता जी थे, ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे और फॉर्मरली लिव्ड इन कोलकाता। तो ये हमने देख लिया। आपको देखना है इंस्ट्रूमेंट और उससे एसोसिएटेड पर्सनैलिटी। ये हर सेट में क्वेश्चन पूछ ही रहा है SSC, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है रिसेंटली में, या फिर जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिसको कोई अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, नॉट पे ध्यान रखना है, अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, कभी आप देख लें, नोट पे ध्यान ना दें और लगा दें हाँ है सारी, तो इसका ध्यान रखना है भैया आपको। तो देखिए हम देखते हैं पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, आप इसे अंदाजे से भी लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है फिर भी इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये सही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। ठीक है, बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें सेफ गार्ड करना है और वायलेंस जो होता है उसे त्याग करना है। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ दैट इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। तो हमें चेरिश करना है नोबल आइडियाज़ को, ठीक है, दैट इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो ये भी ठीक है। मैंडेटरी नेशनल सर्विस, फोर्थ जो स्टेटमेंट है, मैंडेटरी नेशनल सर्विस ऑफ 5 ईयर, तो ये मैंडेटरी 5 ईयर की सर्विस बिल्कुल नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी, तो हमारा जो आंसर है नॉट पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, मैंडेटरी नेशनल सर्विसेज ऑफ 5 ईयर। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है और इन्होंने पूछा है नॉट, तो हमारा यही करेक्ट आंसर है, लेकिन ये तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आती हैं। अब हम कुछ देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आती हैं, और किस आर्टिकल के अंडर आती हैं, 51A के अंडर। अब देखिए ओरिजिनली जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया था तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई प्रोविज़न नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, वहाँ पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। और कहाँ से ली हैं हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, USSR रसिया से। तो ये हमने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में वो ले ली है, और कहीं ना कहीं PYQ में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन, तभी मैंने यहाँ पे दिए हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है पूरी तरह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो आप ये मुझे बताएंगे कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ट्राई करिए। देखो इसका जो आंसर है जिंक सल्फेट, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हिंदुस्तानी सिंगर पंडित वेंकटेश कुमार वाज ऑनर्ड विद कालिदास सम्मान 2022 बाई विच स्टेट गवर्नमेंट। तो हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये जो हमारा आंसर है इसका मध्य प्रदेश की सरकार ने पंडित वेंकटेश कुमार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया 2022 में। ठीक है, अब इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। जो पहला अवार्ड वाज फर्स्ट गिवन इन 1980 में, 1980 में पहली बार दिया गया था, और स्टार्टिंग में ये 4 कैटेगरीज़ में दिया जाता था। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में वो कौन कौन सी कैटेगरीज़ थी जिनमें ये दिया जाता था। पंडित वेंकटेश कुमार हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, और देखिए पंडित उदय भावलकर रिसीव्ड इन 2023-24 में। जो कालिदास सम्मान 2023-24 का मिला है वो पंडित उदय भावलकर को मिला है। तो ये जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो हमने एक्सट्रैक्ट कर ली है, और अगले नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है पंडित उदय भावलकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनिमय के माध्यम के रूप में वस्तुओं का उपयोग विनिमय के किस रूप में किया जाता है।
तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो हमारे पास गुड्स हैं, अगर मान लो हमें कोई दूसरी चीज़ लेनी है, ख़रीदनी है, हमारे पास एक गुड है तो दूसरी चीज़ हमें ख़रीदनी है और हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स का, तो ये वाली चीज़ उसके पास चली जाती है और ये वाली हमें मिल जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं इस सिस्टम को? ये एंशिएंट इंडिया में काफ़ी होता था, तो इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुड्स के बदले गुड्स, जैसे मेरे पास आलू हैं और मुझे चाहिए टमाटर, तो टमाटर वाले को मैं आलू दे दूंगा और टमाटर वाला मुझे टमाटर दे देगा। तो ये होता था बार्टर सिस्टम। जैसे मेरे पास अनाज है और मुझे कुछ सब्ज़ी चाहिए, तो मैं अनाज के बदले उसे अनाज दे दूंगा और वो मुझे सब्ज़ी दे देगा। तो ये चलता था पहले एंशिएंट इंडिया में, इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। गंगवार फेस्टिवल, पुष्कर फेयर और नागौर फेयर और उर्स फेयर आर दी पॉपुलर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ विच स्टेट? तो गंगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला, उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले हैं? तो ये हैं भाई आपके राजस्थान के जो लोकप्रिय मेले हैं। यहाँ पे पुष्कर फेयर पुष्कर में होता है, जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, उससे थोड़ा आगे पड़ता है पुष्कर, तो वहाँ पे लगता है ये पुष्कर का मेला। उर्स फेस्टिवल भी राजस्थान में होता है, उर्स फेयर जो होता है, और गंगौर फेस्टिवल भी राजस्थान में होता है। नेक्स्ट, अब देखिए आपको इन सब के भी याद रखने हैं, एक एक फेस्टिवल जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, लीव्स आर यूज टू मेक बीडी। तो बीडी बनाने में किन पत्तियों का यूज किया जाता है, किस पेड़ की पत्तियों का यूज किया जाता है? तो वो है तेंदू लीव्स का। जो बीडी होती हैं उनके लिए तेंदू लीव्स की पत्तियों का, तेंदू जो लीव्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। अब देख लेते हैं जो तेंदू, पलास, अमलताज, बेल, खैर, एक्सलवुड, ये सब किस फॉरेस्ट के अंदर आते हैं? तो ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस ट्रीज़ हैं। ट्रॉपिकल जो ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट है उसके ट्रीज़ हैं ये याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। तेंदू, पलास, अमलताज, बेल, खैर और एक्सलवुड, तो ये है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर। एमपी, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे मिलता है ये तेंदू। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स? तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? ये देखिए दो घाट हैं, ये है वेस्टर्न घाट और ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। कई बार कन्फ्यूजन में आ जाता हूँ मैं डायरेक्शन में लेके। देखिए ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट्स की इन्होंने पूछी है लोकेशन, ईस्टर्न घाट की पूछी है इन्होंने, कौन सी हिल है जो ईस्टर्न घाट में है, ठीक है। तो ये है सेवरॉय हिल्स जो ईस्टर्न घाट में है, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब हम दूसरा और देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए अनायमुडी हाईएस्ट पीक है अन्नामलाई हिल्स की, साउथर्न इंडिया में। देखिए जब साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स पड़ती हैं। अन्नामलाई की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो अनायमुडी, और साउथ इंडिया के भी सबसे हाईएस्ट पीक है वो, जो इसकी हाइट है 2695 मीटर है, और एलिफेंट हेड है इसका, मींस जो इसका मतलब है अनाईमुडी का एलिफेंट हेड। मीटिंग प्लेस है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं? तो ये नीलगिरी हिल्स, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, नहीं ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। तो जहाँ पे ये मिलते हैं इसे बोलते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पे मिलते हैं ये केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन एंड व्हेन? देखिए शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में। तो ये ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर 1901। तो आपको, और ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी वेस्ट बंगाल में। और ये क्या था शांति निकेतन? ये एक रेजिडेंशियल स्कूल एंड सेंटर फॉर आर्ट बेस्ड ऑन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन एंड द विजन ऑफ द यूनिटी एंड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ट्रांसेंडिंग रिलीजियस कल्चरल बाउंड्रीज। यूनिटी प्रमोट करना था इसका, ठीक है, मेन काम। रेजिडेंशियल स्कूल था और सेंटर था आर्ट बेस्ड लर्निंग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड बाय मृणालिनी साराभाई हु वाज भरतनाट्यम एंड कथकली डांसर? तो निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की थी जो भरतनाट्यम और कथकली नृत्यंगना थी? तो भरतनाट्यम और कथकली की जो डांसर थी मृणालिनी साराभाई, तो उन्होंने किस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी?
तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। तो इनकी स्थापना इन्होंने की थी। तो ये हमारे 12 सितंबर 2024 को जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे जीके जीएस पूछी जाती है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी। और आप मुझे बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, ये एमसीक्यू से अगर आपका फ़ायदा हुआ है, और तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन रिव्यूज़ ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।